So recording is started. So today we are going to start analytical chemistry question session 1. हम लोग अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सेशंस कर चुके हैं, तो हम लोग आज से एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाले. ओके, सो पहला क्वेश्चन देख लीजिए. सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है? दैट इज योर which of the following is the correct expression of for calculation of number of theoretical plates. So number of theoretical plates का मतलब होता है n. n for number. एक होगा l पैरामीटर, दैट इज योर लेंथ ऑफ द कॉलम, और एक आपका होगा h, दैट इज योर हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट. अब जो इक्वेशन आया है, फॉर्मूला है, दैट इज योर h हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स इक्वल्स टू l अपन n. सिंपल. यानी कि कितने नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है उस, या फिर लेंथ ऑफ द कॉलम कितना है, उसके साथ हम लोग हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि एचटीपी जितना बढ़ेगा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स उतना घट जाए, क्योंकि एचटीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ और थिकनेस ऑफ द वन थ्योरेटिकल प्लेट. तो जितना थ्योरेटिकल प्लेट का लेंथ और थिकनेस बढ़ेगा उतना ही एचटीपी बढ़ेगा, उतना ही नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स घट जाएगा. यानी कि हमें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को घटाना है और हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स को नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को बढ़ाना है, तभी जाके कॉलम का एफिशिएंसी बढ़ेगा, और हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को घटा देना है. ठीक, इट इज द बेसिक फार्मूला. अब हमें पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स का फार्मूला क्या होगा. सिंपल, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, l अपन h कर दो, लेंथ ऑफ द कॉलम अपन हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट. सो आंसर विल बी योर a. ओके, सिंपल. नेक्स्ट देखो, द डिफिकल्टीज ऑफ लॉन्ग एल्यूशन टाइम. ओके, एल्यूशन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड पोर रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आपके पास है, यानी कि डिफरेंट पोलैरिटी के बेसिस पे आपका मिक्सचर है. कोई आपका हाईली हाइड्रोफिलिक है, कोई आपका लिपोफिलिक है, कोई आपका मॉडरेट हाइड्रोफिलिक, कोई आपका मॉडरेट लिपोफिलिक है. ठीक है, और ऑब्जर्व इन एल्यूशन एनालिसिस. ठीक है, आपका हम लोग कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, कुछ जो हम कर रहे हैं उसमें हमें एक एल्यूशन एनालिसिस हम कर रहे हैं, जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को, जहां पे आपका पोलैरिटी के बेसिस पे. दिस डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एल्यूशन एनालिसिस. तो यहाँ पे कुछ हो सकता है आइसोक्रेटिक एल्यूशन, कुछ हो सकता है आपका ग्रेडिएंट एल्यूशन. तो यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो यहाँ पर डिफरेंट पोलैरिटी के बेसिस पे डिफरेंट मिक्सचर होगा, डिफरेंट आपका एनालाइट होगा जिसमें आपका मिक्सचर फॉर्म किया है. तो हम यहाँ पे ग्रेडिएंट एल्यूशन करेंगे, जिसमें आपका मोबाइल फेस का कंपोजिशन को हम चेंज करते रहते हैं ड्यूरिंग एल्यूशन. क्या करते हैं हम, मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है हम उसको चेंज करते हैं ग्रेडिएंट एल्यूशन में. ओके, तो हम यहाँ पर भी ग्रेडिएंट एल्यूशन को यूज करेंगे. ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड टू गिव द बेटर एफिशिएंसी इन आवर कॉलम एनालिसिस, इन आवर क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस. ठीक है, तो ग्रेडिएंट एल्यूशन विल करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए ये वाला इक्वेशन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेशन नंबर थ्योरेटिकल प्लेट्स. एकदम सिंपल लॉजिक पे आपका और एक आपका फॉर्मूला होता है, दैट इज योर n इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन टाइम. क्या होगा, रिटेंशन टाइम t r या फिर RT अपन विथ इसका होल स्क्वायर. ठीक है, कितना देर तक रिटेंशन टाइम है, कितना विथ है, ये सब लेके भी इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन. ओके, आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा. ओके, दिस इक्वेशन यू मस्ट रिमेंबर. ओके, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट सेमी रिजिड जेल फॉर इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी. ओके, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना. जैसे हम लोग जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल को याद रखते हैं, दैट इज योर व्हिच काइंड ऑफ जेल वी कैन यूज इन योर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, जेल एक्सक्लूजन, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी. तो आपका सेफाडेक्स जेल को हम यूज करते हैं. ठीक है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, अच्छा, वैन डिमीटर में इक्वेशन दिया था. वैन डिमीटर जो था उसने एक इक्वेशन दिया था, दैट इज योर रेट थ्योरी. एक आपका हम पहले प्लेट थ्योरी, अगर हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स को हम लोग लेंथ ऑफ द कॉलम एंड नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तब आपको होता है प्लेट थ्योरी. एक आपका होगा HETP हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स इक्वल्स टू A एडी डिफ्यूजन, B अपन म्यू लॉन्जिट्यूडल डिफ्यूजन, और C म्यू. ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस टू मास ट्रांसफर, और म्यू का वेलोसिटी होता है. तो इनको रिलेट करने से हम लोग को वैन डिमीटर या फिर रेट थ्योरी का इक्वेशन मिलता है. ये जो एडी डिफ्यूजन, लॉन्जिट्यूडल डिफ्यूजन, आपका
रिड्यूस मास ट्रांसफर जो भी होता है आपका, ये इसको घटाना पड़ता है हमें। ये जितना बढ़ेगा तो उतना ही एचटीपी बढ़ेगा, और हमें एचटीपी कम चाहिए फॉर बेटर कॉलम एफिशिएंसी, तो हमें ये सब पैरामीटर्स को रिड्यूस करना पड़ता है फॉर गेटिंग बेटर एफिशिएंसी इन कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सो दैट्स व्हाई वी रिड्यूस द एडी डिफ्यूजन, लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन और आपका रिड्यूस मास ट्रांसफर। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन के साथ जो म्यू का वो आपका, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन जो होता है उसके नीचे आपका म्यू आता है। ठीक है, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। तो हमें म्यू को भी, अब देखो इतना रिलेशन समझो, एचटीपी को हमें बढ़ाने के लिए म्यू को घटा देना पड़ेगा। फिर से एचटीपी को बढ़ाने के लिए, मतलब एचटीपी बढ़ेगा जब म्यू घट जाएगा, यानी कि हमें म्यू को बढ़ाना पड़ेगा टू रिड्यूस दिस लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन। इसको थोड़े सोच के, यानी कि हम म्यू को, मतलब वेलोसिटी जितना बढ़ाएंगे लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन उतना घट जाएगा, यानी कि एचटीपी घटेगा। वैसे ही आपका रिड्यूस मास ट्रांसफर, इतना फ्लो रेट या फिर वेलोसिटी हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका सी भी बढ़ जाएगा, रिड्यूस मास ट्रांसफर बढ़ जाएगा। जो एक एक प्लेट में जो आपका उनका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि एचटीपी बढ़ जाएगा। तो हमें इस टाइप, मतलब फॉर इन टर्म्स ऑफ सी वी रिड्यूस द वेलोसिटी, बट इन टर्म्स ऑफ बी लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन के केस में हम म्यू को बढ़ा देते हैं ताकि एचटीपी घट जाए, और कॉन्वर्सली बी भी आपका लॉन्जिट्यूडनल डिफ्यूजन भी घट जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस options also. Okay, this is very important. Next देखो, in which type of chromatography the stationary phase held in narrow tube and the mobile phase is forced through in under pressure. Simple logic पे बोले, ट्यूब आपके पास है, उसमें आपका स्टेशनरी फेज है, उसमें आपका मोबाइल फेज आप देते हो, एनालाइट आपके पास रहता है, तो उसमें जो सेपरेशन होता है कौन से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को फॉलो करके होता है। ऑब्वियसली भाई ट्यूब है ना, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा, सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स इन एचपीएलसी आर इंटेंडेड टू एनहांस। ठीक है, सोचो हम लोग कुछ भी टेक्निक को यूज करते हैं इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, कुछ भी हो सके, उसमें हम लोग डिटेक्टिबिलिटी या फिर आपका सेपरेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो सेपरेशन हो ना उसको सेपरेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, डिटेक्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो डेरिवेटाइजेशन जो होता है, मतलब आपका जो आपके पास एनालाइट है उसका हम डेरिवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं ज्यादा। इंटीग्रेशन जोड़ना, डेरिवेशन तोड़ देना, आपका डिफरेंट पार्ट्स में आपका तोड़ देना, तो उसको हम लोग और भी अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए हम उसको करते हैं। आपके पास एक था बड़ा सैंपल, इसको हम A1, A2, A3 में तोड़ दिया, अब डिटेक्टिबिलिटी बढ़ गया, सिंपल। ओके, सो वी यूज डेरिवेशन टू इंक्रीज द डिटेक्टिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, What is the most commonly used detector in HPLC for detecting UV active compounds? Obviously UV जब बोल दिया तो UV visual detector हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is application of gel permeation chromatography? बताओ जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी किसका एप्लीकेशन है? पहली बात है प्रोटीन्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन शेप और साइज वी डिफरेंशिएट। प्यूरिफिकेशन के लिए प्रोटीन फ्रैगमेंटेशन, प्रोटीन फ्रैक्शनेशन प्यूरिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर वेट के बेस में तो होता है भाई, जो बड़ा कंपाउंड होगा फिर जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी आ जाएगा, जो छोटा होगा पोर्स में अटक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा। फॉर डिसॉल्टिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट इल्यूशन इन्वॉल्व्स, सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट इल्यूशन इन्वॉल्व्स। तो क्या होता है सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग में, जब ग्रेडियंट इल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं बेसिकली, चेंज द कॉलम में नहीं, हम लोग मोबाइल फेस के कॉम्पोजिशन जो होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, कभी हम पोलर रखते हैं, कभी इसको नॉन पोलर रखते हैं, कभी मॉडरेट पोलर रखते हैं, कभी मॉडरेट नॉन पोलर रखते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, सिंपल, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन आयन एक्सचेंज कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी हमेशा क्या होता है मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम पे हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम, MEQ पर ग्राम, इसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा। इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज द चार्ज ऑफ काउंटर आयन? देखो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मतलब एनायन एक्सचेंज होगा, सिंपल। तो आपका स्टेशनरी फेस में क्या है बेसिकली, अटैच पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ आपका एनायनिक, एनायन वाला पार्ट आपका अटैच्ड है, तो इसमें ये वाला आपका चेंज होगा, यानी कि काउंटर आयन भी तो एनायनिक होना पड़ेगा, काउंटर आयन जब एनायनिक होगा तभी इसको चेंज कर पाएगा। कंसेंट्रेशन हम काउंटर आयन को बढ़ा दे तो क्या होगा, एनायनिक आयन को एक्सचेंज कर देगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंपल।
तो हमें काउंटर आयन का भी चार्ज नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में व्हाट इज द चार्ज ऑफ काउंटर आयन, दिस शुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा आंसर, ठीक है। तो नेगेटिव विल बी करेक्ट आंसर। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, ओके, नेक्स्ट इज योर साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी इज अनसुटेबल फॉर सेपरेटिंग। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, अनसुटेबल है किसके सेपरेटिंग में। पहली बात तो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, इन सबको सेपरेट अच्छे से कर लेता है, प्रोटीन को अच्छे से सेपरेट कर लेता है, लेकिन किसमें नहीं कर पाते। प्रोटीन डिफरेंट साइज कर पाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्जर वंस कर पाएगा, लार्जर वंस फास्ट आएगा, स्मॉलर वंस लेट आएगा। मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर साइज, नहीं सिमिलर साइज हो तो कैसे सेपरेट आउट कर पाएगा, ये तो आपका साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी है। साइज को वो आपका ऐसे पैरामीटर लेके चल रहा है कि साइज के बेस में सेपरेट आउट करेगा, तो कभी नहीं। साइज आपका जो सिमिलर साइजेस हो गया ना, ये जो मॉलिक्यूल्स आपका सिमिलर साइजेस हो गया उनको सेपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ वैरिंग साइज इसको भी कर लेगा, जिसका साइज वेरियस है उनको कर लेगा आराम से, ठीक है। ऐसे होता है आपका साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में, ऐसे होता है। यहाँ पे बेट्स रहता है सेफाटेक्स का। अब जो बड़े बड़े कंपाउंड हो जल्दी आ जाते हैं, जो छोटे कंपाउंड टैप हो जाता है, सिंपल। HPLC डिग्रेसिंग में कैरिड आउट व्हिच मेथड, डीगैसिंग में कैरिड आउट व्हिच मेथड, ऑब्वियसली वार्मिंग भी होता है, स्टीरिंग भी होता है, हीलियम गैस भी होता है, बाय हीलियम गैस, सारे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का जो कोई होता है वीक एब्जॉर्बेंट होता है, कोई आपका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट होता है, कोई आपका मॉडरेट होता है, फिर मीडियम होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज योर मीडियम एब्जॉर्बेंट, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मीडियम एब्जॉर्बेंट है। जबकि जो आपका टैल्क होता है वो भी आपका वीकेस्ट टू मॉडरेट वीकेस्ट में आता है। टैल्क, सुक्रोज आपका वीकेस्ट में आता है, स्ट्रांगली वीकेस्ट में आता है। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट में जैसे आपका चारकोल आ जाएगा, ठीक है, चारकोल आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, सुक्रोज आपका वीकेस्ट, चारकोल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, सिलिकेट, दे आर ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर ऑल क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम मीडियम पे आ गया, कैल्शियम टैल्क आपका मॉडरेटली वीकेस्ट में है, ठीक है। स्टार्च सुक्रोज आपका स्ट्रॉन्गेस्ट में है, सॉरी वीकेस्ट में है। स्टार्च सुक्रोज आपका वीकेस्ट एब्जॉर्बेंट में आता है, ठीक है। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, इसको थोड़ा आप सोच के बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, प्लीज थिंक अबाउट इट। HPLC analysis, what type of column would you prefer? In HPLC analysis, what type of column would you prefer? एक कॉलम विथ हाई एचटीपी नहीं, हाई जे देखो एचटीपी इज इनवर्सली रिलेशन विथ कॉलम एफिशिएंसी। तो हमेशा हमें एचटीपी घटाना है ताकि कॉलम एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो हाई एचटीपी कभी नहीं। हाई नंबर ऑफ प्लेट्स, यस, जो आपका एचटीपी है वो फिर से इनवर्स रिलेशन है वन अपन नंबर ऑफ, तो हमका थ्योरेटिकल प्लेट्स का नंबर जितना बढ़ेगा उतना एचटीपी घटेगा, यानी कॉलम एफिशिएंसी उतना बढ़ेगा। तो कॉलम एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एन, ठीक है। तो देखो पहला वाला तो क्लियर नहीं हो ना, हाई एचटीपी नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो एचटीपी नहीं, लो नंबर प्लेट्स नहीं होना चाहिए, हाई नो लो कभी नहीं होना चाहिए। एक अब दोनों ही आपका हाई, आपका एचटीपी लो होना चाहिए और आपका हाई नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होना चाहिए। ये कॉलम विथ लो एचटीपी, एचटीपी वैल्यू आपका लो होना चाहिए और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। Which of the following HPLC reactor is not a solid property reactor? इनमें से कौन सा HPLC reactor है जो कि आपका solid property reactor नहीं है, नॉट बोल रहे, यानी कि bulk property reactor कौन सा है इनमें से। solid property मतलब सिर्फ एनालाइट को जो डिटेक्ट एनालाइज करने के लिए यूज होगा, और solid property bulk property मतलब जो मोबाइल फेस के साथ आएगा, मोबाइल फेस को भी रीड कर पाएगा, ठीक है। तो UV visible, photodiode array, fluorescence are all solid property reactor. Refractive index, conductometry are all bulk property reactor. Bulk property,
ठीक है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज? ऑब्वियसली है ना, पहले आपका एनालिटिकल कॉलम के पहले पहले आपका जो एसी रहता है एनालिटिकल कॉलम, इसके पहले गार्ड कॉलम रहता है, फिर प्री कॉलम रहता है, प्री गार्ड कॉलम, प्री कॉलम, प्री एनालिटिकल कॉलम, प्री एनालिटिकल कॉलम, प्री एनालिटिकल कॉलम, या फिर गार्ड कॉलम रहता है जो आपके इम्प्योरिटीज को रिड्यूस कर देता है या फिर रिमूव करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली गार्ड कॉलम विल बी करेक्ट आंसर। एनालिटिकल कॉलम नहीं होगा भाई, पैट कॉलम भी नहीं होगा, कैपिलरी कॉलम नहीं होगा, एनालिटिकल कॉलम, पैट कॉलम और कैपिलरी कॉलम नहीं होगा, तो गार्ड कॉलम विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इन एचपीएलसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल डिटेक्टर? एचपीएलसी में कौन सा यूनिवर्सल डिटेक्टर होता है? यूनिवर्सल में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस का आपका आंसर डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल डिटेक्टर होता है इन केस ऑफ एचपीएलसी। नेक्स्ट देखो, पॉलीअमाइन पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी? देखो, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बोलेगा तो आपका सल्फर आ जाएगा। जब आपको वीक बोले, आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोला कैटन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटन बोला तो सल्फर आ जाएगा। जब आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक एनाइन बोलेगा तो आपको क्या आएगा? क्वाटरनरी एमाइंस आ जाएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग एनाइनिक, क्वाटरनरी एमाइंस, स्ट्रॉन्ग कैटायनिक, सल्फर आ जाएगा। ठीक है, सल्फोनियम बेसिकली। देन आपका वीक एसिडिक बोलेगा, वीक कैटायनिक एक्सचेंज एजेंट बोलेगा तो कार्बोक्सिलिकेंट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, COOH, OH, इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब वीक एनायनिक बोल दिया या फिर वीक बेसिक या फिर वीक एनायन एक्सचेंज एजेंट बोल गया तो आपका क्या आएगा? मिथाइल एमिनो आ जाएगा। ठीक है, जो पॉलीस्टेन पॉलीएमिन है। तो स्ट्रॉन्ग कैटोनिक बोलेगा तो सल्फोनियम टाइप आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एनायनिक बोल दिया, क्वाटरनरी एमाइंस आ जाएगा। वीक कैटोनिक बोल दिया तो कार्बोक्सिलिक, OH, इस टाइप का ग्रुप आ जाएगा। आपका वीक एनायनिक बोल दिया तो आपका पॉलीएमिन्स, पॉलीस्टाइरिन, जो आपका मिथाइल एमिन्स जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, और देखो नेचुरल कैटन्स अगर नेचुरल में आए तो जियोलाइट क्ले, अगर एनायन में है तो डोलोमाइट। एनायन डोलोमाइट और जियोलाइट और क्ले आपका कैटनिक में आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। तो पॉलीएमिन से पॉलीस्टाइरिन क्या होगा? वीक एनायनिक एक्सचेंज रेजेस। स्ट्रांगली में सल्फोनियम, स्ट्रांगली बेसिक एनायन में क्वाटरनरी एमाइंस, वीकली एसिडिक कैटन एक्सचेंज रेजेस में वीकली कैटन, तो ऑब्वियसली बात है आपका कार्बोक्सिलिक, OH इस टाइप का ग्रुप्स आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, सो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, इन जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट ऑन द बेस ऑफ दैट ऑब्वियस जेल, या तो साइज या तो शेप, नहीं तो मॉलिक्यूलर रेट। केमिकल नेचर नहीं, साइज और शेप के बेस में होता है। ठीक है, एडजॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज नहीं है तो फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, TLC हो जाएगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी नहीं, वो तो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन में तो लिक्विड फेस होगा जिसमें। ठीक है, मोबाइल और स्टेशनरी फेस अगर लिक्विड होगा तो पार्टीशन कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, स्टेशनरी फेस इस रिवर्स फेस HPLC टाइपिकली, अगर अच्छा बोलेंगे स्टेशनरी फेस रिवर्स फेस HPLC में एक आपका होता है नॉर्मल फेस को आपका HPLC या फिर क्रोमेटोग्राफी, एक आपको होता है रिवर्स फेस HPLC। तो नॉर्मल फेस में क्या होता है? मोबाइल फेस जो होता है नॉन पोलर होता है, और रिवर्स फेस में मोबाइल फेस का होता है पोलर होता है। नॉर्मल फेस में स्टेशनरी फेस आपका नॉन पोलर होगा, और रिवर्स फेस में स्टेशनरी फेस आपका नॉन पोलर होगा। एक याद रखो, रिवर्स फेस में मोबाइल फेस पोलर होगा। अगर रिवर्स फेस में मोबाइल फेस पोलर हुआ तो नॉर्मल फेस में कन्वर्सली नॉन पोलर हो जाएगा। अगर रिवर्स फेस में क्योंकि रिवर्स फेस में मोबाइल फेस पोलर है, इसलिए रिवर्स फेस में स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होगा, और नॉर्मल फेस में मोबाइल फेस नॉन पोलर था इसलिए नॉर्मल फेस में स्टेशनरी फेस पोलर हो जाएगा। सो सिंपल, रिवर्स फेस में स्टेशनरी फेस क्या होगा? नॉन पोलर, क्योंकि मोबाइल फेस पोलर है। क्योंकि मोबाइल फेस पोलर है इसलिए रिवर्स फेस HPLC में स्टेशनरी फेस आपका नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, इन HPLC द एनालिटिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव व्हेन, इन HPLC एनालिटिकल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जब भी HPLC में एनालिटिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? जो एनालाइट है आपका उसका पार्टिकल्स का डायमीटर हम रिड्यूस कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लेंगे। ठीक है, या फिर जो स्टेशनरी फेस में पैक्ड, जो आपका स्टेशनरी फेस में जो पार्टिकल्स उसका भी हम लोग जो डायमीटर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जितना कम होगा उतना अच्छे से पार्टीशन कोएफिशिएंट चलता रहेगा। ठीक है, इंक्रीज कभी नहीं, रिड्यूस होगा। ठीक है,
शॉर्टर कॉलम्स तो लॉन्गर कॉलम्स होगा ना, लॉन्गर जितना होगा लेंथ उतना बढ़ेगा। आपका लॉन्गर कॉलम्स होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स उसमें आ पाएगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होगा तो आपका एचटीपी घट जाएगा, एचटीपी जितना घटेगा उतना आपका कॉलम एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लो टेम्परेचर का मतलब नहीं है, सिंपल। सेकंड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एचपीएलसी कॉलम्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। पहले आपका सॉल्वेंट होगा, देन आपका पंप, सॉल्वेंट आया, पंप किया, इंजेक्टर हम देंगे जिसमें सैंपल इंजेक्ट करेंगे, देन आपका एचपीएलसी कॉलम, एनालिटिकल कॉलम आ जाएगा, देन आपका डिटेक्टर, सिंपल। सॉल्वेंट के बाद इंजेक्टर कैसे आएगा भाई, पंप पे पहले तो जाना पड़ेगा, हम लोग थोड़ी ना एनालाइट को हम लोग पंप करने वाले हैं, वो तो ऑलरेडी पंप के मोबाइल फेस के थ्रू चला जाएगा ना। सॉल्वेंट इंजेक्टर कभी नहीं होगा, सॉल्वेंट इंजेक्टर नहीं होगा, पहले डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर पहले आ गया था, ठीक है। तो आप आंसर ये होगा, पहले सॉल्वेंट, देन पंप पे पास जाएंगे, पंप के पास इंजेक्टर सैंपल इंजेक्ट करेंगे कॉलम पे, देन आपका एचपीएलसी कॉलम, देन आपका डिटेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स फेज एचपीएलसी मेथड कंटेंट्स। रिवर्स फेज एचपीएलसी में क्या होता है, मोबाइल फेज आपका पोलर होता है और स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज आपका देखो रिवर्स फेज एचपीएलसी में क्या होगा, मोबाइल फेज जो होगा दैट विल बी पोलर और स्टेशनरी फेज क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर और मोबाइल फेज का पोलर होगा, पोलर नहीं होता है, मोबाइल फेज आपका पोलर होगा, स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है। इंडिकेट एचपीएलसी डिटेक्टर दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका यूनिवर्सल डिटेक्टर था उसके साथ ही आपका चेंज, टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसके साथ आपका सेंसिटिविटी होता है, जितना टेम्परेचर चेंज हो उतना सेंसिटिविटी, मतलब आपका जो होता है सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर चेंज के साथ थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ तो उसमें ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल डिटेक्टर इज आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, ठीक है। इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज यू स्टार्ट ऑब्वियसली डेक्सटर्न होता है, इसको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा, डेक्सटर्न होता है, ठीक है। सेफा डेक्स है ना, सेफा डेक्सटर्न, ठीक है। व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन वीक कैटायन एक्सचेंजिंग, वीक कैटायन मतलब कार्बोक्सिलिक हो गया, स्ट्रॉन्ग में क्या था, सल्फोनियम था, आपका स्ट्रॉन्ग एनायनिक में क्या था, क्वाटरनियम था, वीक कैटायन में क्या था, कार्बोक्सिलिक एंड OH SH था, और वीक एनायनिक में क्या था आपका पॉलीएमिन्स, पॉलीस्टाइन, मिथाइलएमिन्स था। तो आपका COOH मोस्टली होता है, पहले आपका COOH आंसर होगा, देन बाकी होगा, ठीक है। तो पहले आपका COOH इज मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी भी होगा लेकिन COOH हाईली करेक्टेड, ठीक है। पहले proportion of being a correct answer, so COOH has more, okay, ठीक है, that's why COOH is correct answer. Then which of the following is called as solvent programming, बताओ इनमें से कौन से, किसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग, इनमें से किसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग, बताओ क्या होगा सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली इसमें देखो आइसोकेटिक रिलेशन में सॉल्वेंट का हम प्रोग्राम तो नहीं कर रहे, उसमें तो एक ही मोबाइल फेस से जिसके कॉम्पोजिशन सेम है, कांस्टेंट है। सॉल्वेंट का प्रोग्रामिंग, सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं किस में, ग्रेडियंट डिल्यूशन में। जो मोबाइल फेस है उसका जो कॉम्पोजिशन है उसका कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं किस में, ग्रेडियंट डिल्यूशन में, इसलिए सॉल्वेंट प्रोग्राम में ग्रेडियंट डिल्यूशन होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, कॉलम सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपन, कॉलम का जो सेंसिटिविटी है उसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉलम का जो सेंसिटिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड, कॉलम का सिलेक्टिविटी, कॉलम सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपन, कॉलम सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपन पार्टीशन कोफिशिएंट होगा ना, पार्टीशन कोफिशिएंट, concentration of solute, concentration of solute in stationary phase और concentration of solute in mobile phase, कितना पार्टीशन कोफिशिएंट है, कितना कंसेंट्रेशन स्टेशनरी फेज में एनालाइट का, कितना कंसेंट्रेशन मोबाइल फेज में आपका एनालाइट का, उसके ऊपर बेस्ड करके हम लोग कॉलम का सिलेक्टिविटी होता है, ठीक है। हम लोग आपका कौन सा कॉलम लेंगे, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन स्टेशनरी फेज और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन मोबाइल फेज, इसको बेस करके आपका काम होता है, ठीक है।
तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज करेक्ट आंसर, ना कि स्टेशनरी फेस, ना कि मोबाइल फेस, ना कि ऑल ऑफ द अबव. द आंसर विल बी पार्टीशन कोफिशिएंट. ओके. द स्टेशनरी फेसेस साइज एक्सक्लूशन कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ. देखो साइज एक्सक्लूशन में क्या होता है, यहाँ पर कॉलम पे पोरस बेट्स रहता है, बेट्स, जिसमें आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल से वो ट्रैप हो जाएगा और लार्ज मॉलिक्यूल सीधा पास कर जाएगा. इसलिए साइज एक्सक्लूजन, साइज के बेस में आपका लार्जर साइज जल्दी पास होगा, स्मॉलर साइज ट्रैप हो जाएगा. लार्जर मॉलिक्यूल वेट जल्दी पास होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल वेट ट्रैप हो जाएगा. ठीक है, पूरा बेट रहता है. ठीक है. वैन डिमिटर इक्वेशन रिलेटेड विथ, बताओ. नॉर्मल बैग प्लेट थ्योरी था एक, H इक्वल्स टू L अपन N, और आपका है वैन डिमिटर इक्वेशन HTP इक्वल्स टू A प्लस एडी डिफिशन प्लस B लॉन्जिट्यूडिनल डिफिशन अपन म्यू वेलोसिटी प्लस रिड्यूस मास ट्रांसफर C मल्टीप्लाई बाय म्यू वेलोसिटी. ठीक है. तो वैन डिमिटर इक्वेशन क्या होगा, रेट थ्योरी होगा. वैन डिमिटर इक्वेशन क्या होगा, रेट थ्योरी होगा. बोथ नहीं होगा, नन नहीं होगा. तो वैन डिमिटर इक्वेशन फॉर रेट थ्योरी एंड योर स्टेशनरी फेज आपका जो तो वो पोरस बेट्स हो गया. ठीक है. हमेशा याद रखना. और एक आपका होता है जो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी होता है, जिसमें आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इल्यूशन करते हैं. ठीक है. आइसोटोपिक ग्रेडिएंट इल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. यहाँ पर देख लो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा याद कर लेना. ओके. अच्छा, हमेशा याद रखना कि HTP को हमें घटाना है. एट एनी कॉस्ट वी मस्ट रिड्यूस द HTP टू इंक्रीज आवर कॉलम एफिशिएंसी. अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको कॉलम एफिशिएंसी घटेगा कब, जब HTP बढ़ जाएगा. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक इक्वेशन को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज योर HTP इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन विथ कॉलम एफिशिएंसी. इसका मतलब HTP के साथ जिसका भी डायरेक्ट रिलेशन है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली रिलेशनशिप शो करता है कॉलम एफिशिएंसी के साथ, और HTP के साथ जिसका भी इनवर्स रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं कॉलम एफिशिएंसी के साथ. सो हमें से HTP को हमें रिड्यूस करना है टू इंक्रीज और कॉलम एफिशिएंसी. क्या करना है, HTP को हमें रिड्यूस करना है टू इंक्रीज और कॉलम एफिशिएंसी. दो इक्वेशन हमेशा याद रखो. एक आपका होगा HTP इक्वल्स टू L अपन N. सो to calculate how many number of theoretical plates, so n equals to क्या होगा, L अपन H. और एक क्या इक्वेशन होगा, n equals to 16 मल्टीप्लाई बाई रिटेंशन टाइम TR, कितना देर तक कॉलम पे आपका एनालाइट रिटेंड हुआ, यानी कि उसका कितना इंटरेक्शन और कितना उसका एफिनिटी था स्टेशनरी फेज के तरफ. ठीक है. तो रिटेंशन टाइम अपन विथ उसका होल स्क्वायर करता हूँ. ये आपका दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. ओके. प्लेट 3 रेट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और आइसोटोपिक ग्रेडिएंट इल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सल रिएक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिएक्टर, चेंजेस इन टेम्परेचर के साथ सेंसिटिविटी कौन शो करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिएक्टर. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिएक्टर हमेशा चेंज इन टेम्परेचर के साथ आपका सेंसिटिविटी शो करता है. इसको थोड़ा याद कर लेना. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिएक्टर आपका यूनिवर्सल रिएक्टर भी है. बल्क प्रॉपर्टी रिएक्टर, सॉलिड प्रॉपर्टी रिएक्टर को याद रखना. बल्क प्रॉपर्टी रिएक्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिएक्टर कंडक्टिव रिएक्टर आता है. सॉलिड में आपके यूवी विजिबल फ्लूरोसेंस डिटेक्टर आ जाता है. ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना. ओके. एंड योर बाकी जो भी है आपका वो थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा आपको. काउंटर हमेशा जो भी आपका आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन क्रोमैटोग्राफी, उसमें जो काउंटर आयन होगा वो हमेशा चेंजिंग आयन के साथ ही सेम होता है. अगर कैटन एक्सचेंज रेजिन होता, यानी कि आपका नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी फेस में कैटन एक्सचेंज उसके साथ अटैच्ड है, तो कैटन को कौन एक्सचेंज कर पाएगा, जो भी extra concentration of cations होगा. तो excess concentration of cations will exchange the cations. ठीक है. तो हमेशा कैटन एक्सचेंज रेजिन में काउंटर आयन कैटन होता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन में काउंटर आयन आपका एनायन होता है. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को. ठीक है. आई थिंक वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. ओके. सो और आपका हमेशा जब भी आपका मिक्सचर कंपाउंड रहेगा, मतलब आपके पास सैंपल है, सैंपल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आपको नहीं पता कौन आपका हाईली पोलर है, कौन आपका हाईली नॉन पोलर है, कौन आपका मॉडल पोलर है, कौन आपका मॉडल नॉन पोलर है, कौन आपका शो करेगा इंटरेक्शन टू हाइड्रोफोबिसिटी, कौन आपका शो करेगा इंटरेक्शन टू हाइड्रोफिलिसिटी. इसके कारण आपको हमेशा अगर मिक्सचर कंपाउंड है तो आपको
क्या करना है, ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक को यूज करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है हम उसको चेंज करते रहते हैं। मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन हम उसको चेंज करते रहते हैं। अब आप अगर मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जितना हम चेंज करेंगे उतना आपका क्या होगा, तो इल्यूशन जो आपका था वो बढ़ जाएगा। जब हम मोबाइल फेस के कॉम्पोजिशन को हाइड्रोफिलिक रखें तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक जो आपका एनालाइट था वो जल्दी निकल जाएगा। जब हम मोबाइल फेस के कॉम्पोजिशन को हाइड्रोफोबिक रखें तब हाइड्रोफोबिक कंपाउंड जो एनालाइट था, जो हाइड्रोफोबिक एनालाइट था वो आपको जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स बाय इन दिस वे। ओके, बाकी सब में करवा दिया, बाकी हो गया। ओके, so I think you are getting the points correctly. If you are facing any problem, you can share the question with me or in the group, okay, by mentioning me. Okay, thank you from my side. Okay, bye.